Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to this YouTube channel Question Learning. Students, as we know that the economics of class 11th is divided into two parts. First one is statistics and economics and the second one is introductory microeconomics. हमारी जो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें पहले वाले पार्ट का जो इंक्लाइनेशन है वो किसके ऊपर है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। एंड जो सेकंड वाला पार्ट है उसका इंक्लाइनेशन किसके ऊपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो दो बुक्स है उनको क्या है, बाइफरकेट किया गया है। अच्छा, एज वी नो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter number 1, economics and economy of introductory microeconomics. In this particular chapter we have to study about the basic of economics and some more concepts. अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है। इसके फर्स्ट पार्ट का स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इसका इंक्लाइनेशन किसके ऊपर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में बेसिक्स पढ़ने किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से किस तरीके से अलग है, ये इसके अंदर किस किस तरीके की इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये क्या है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, एक तरीके से आपका बेस चैप्टर है। इसके आने वाले चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, इसी से टर्मिनोलॉजी उठाई जाएंगी, फिर उनका क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा आने वाले चैप्टर में। चलो चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है क्या हमारा, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। क्या है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? अभी हमें समझना क्या है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है। ठीक है, economics is that branch of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited wants. अच्छा, जब हमने इसके फर्स्ट पार्ट को करा था, मतलब जब हमने इसकी फर्स्ट वाली बुक की फर्स्ट चैप्टर को करा था, तो उसमें हमने समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है करके। ठीक है, एक बार से फिर से समझते हैं, क्योंकि दोनों ही बुक का एक कॉमन वर्ड है, क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, पहली वाली बुक को हमें स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है और दूसरी वाली को माइक्रो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, बट इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन टर्म है। इसीलिए हमें क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स है क्या। तो इसने बोला इकोनॉमिक्स इज that branch of knowledge in which those activity of human being are studied which they undertake to acquire scarce means. अच्छा, scarce का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसी चीज जो क्या है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें मनी जो है, हमें मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बट वो क्या है, हमारी वांट्स के हिसाब से हमारे पास क्या है, प्रेजेंट बहुत कम है, तो वो क्या है, स्केर्स है हमारे लिए। ठीक है, दुर्लभ है, मतलब स्केर्स मींस दैट इज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट। अच्छा, अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि हमारी इस दुनिया में इतना ज्यादा पैसा होता है, इतना ज्यादा पैसा होता है कि हमें कुछ भी खरीदने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता, तो क्या कभी भी इकोनॉमिक्स का जन्म होता? नहीं, उस केस में इकोनॉमिक्स का जन्म ही नहीं होता। इकोनॉमिक्स क्यों पैदा हुई या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को क्यों डेवलप किया गया है, क्योंकि हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है, जबकि उनको फुलफिल करने के लिए हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स है। मतलब वांट्स आपके अनलिमिटेड है, खरीदना आपको गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन आपके पास पैसे इतने ज्यादा नहीं होते कि आप सब चीजें क्या करो, खरीद सको। इसीलिए हमारा क्या आया, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया। इकोनॉमिक्स भी क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्टिव ब्रांच है, इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज। क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है इन विच, जिसमें उन एक्टिविटीज को पढ़ा जाता है या उन एक्टिविटीज को समझा जाता है ऑफ ह्यूमन बींग्स, किससे, ह्यूमन बींग से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता, अगर हम बात करें जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स की तो ऐसी कोई वांट्स है नहीं कि उन्हें भी कार चाहिए या उन्हें भी बेसिकली बंगला चाहिए। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, ह्यूमन बींग्स के बारे में है। अब ह्यूमन बींग्स में इंक्लूड होते हैं कॉर्पोरेशन, ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे इंक्लूड होंगे इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स में यहाँ पे इंक्लूड होंगे आपकी बेसिकली कंपनीज वगैरह सब कुछ। आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केर्स मींस, दैट इज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारी इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड है, और उनको फुलफिल करने के लिए क्या है, रिसोर्सेज कैसे, स्केर्स हैं। स्केर्स मतलब होता है दुर्लभ। क्या मतलब होता है, दुर्लभ, कोई चीज जो हमारी इच्छाओं के मुकाबले बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे, स्केर्स है। ठीक है, अब इन अनलिमिटेड वांट को कैसे बहुत कम रिसोर्सेज से फुलफिल करा जाए, इसी के लिए क्या है, इकोनॉमिक्स है। इसी के लिए क्या बनाई गई, इकोनॉमिक्स बनाई गई। ठीक है,
अच्छा, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें कि डिक्शनरी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो हमारी डिक्शनरी में लिखा हुआ है वही हमारे इकोनॉमिक्स ने भी बताया है, हमें इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि हमारी डिक्शनरी मीनिंग क्या कहती है। डिक्शनरी मीनिंग कहती है कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द साइंस, इसने क्या बोला, इकोनॉमिक्स एक तरीके का क्या है, विज्ञान है, जो कि किसके बारे में पढ़ता है, ये पढ़ता है स्टडीज अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेल्थ। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि एक रेशनल पर्सन किस तरीके से मनी को लेके या किस तरीके से वेल्थ को लेके या किस तरीके से अपने वांट्स को लेके क्या करता है, एक्ट करता है, ये क्या है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मतलब इसने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक विज्ञान है जो कि स्टडी करता है किसके बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, जो कि पैसों से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास 100 रुपए हैं तो वो उसे किस तरीके से खर्च करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कि वो 100 रुपए अपने क्लोथिंग में खर्च करना चाहे, हो सकता है कि वो फूड में खर्च करना चाहे, वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे क्लोथिंग में खर्च करने की फूड में खर्च करने हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम आगे चल के समझेंगे। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, अभी तक हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग क्या है, फिर हमने ये पढ़ा था कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, अभी हमें क्या पढ़ना है कि इंग्लिश मीनिंग क्या है। तो द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स। क्या मतलब हुआ इसका, जो इकोनॉमिक्स को ये जो वर्ड है ये कहाँ से पिक किया है हमने, ग्रीक लैंग्वेज से। कहाँ से, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें फर्स्ट वर्ड क्या है, ओइकोस। क्या है, ओइकोस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही हाउस होल्ड्स होता है। हाउस होल्ड्स मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, यहाँ पे कॉर्पोरेशन हो गए, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। एंड सेकंड वर्ड क्या है, नेमियन। क्या है, नेमियन, जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। अच्छा ठीक है, जब ये दोनों वर्ड हमने ग्रीक से उठाए और पहले वाले वर्ड का मतलब है हाउस होल्ड एंड सेकंड वाले का मतलब है मैनेजमेंट, इसका मतलब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मतलब हमें क्या करना है, हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करना है, ये इकोनॉमिक्स है। ये किसके हिसाब से है, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड जो हमने पिक करे, उसके हिसाब से क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ह्यूमन की जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स है, और हमारी वांट्स कैसे, अनलिमिटेड है। मतलब हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि यार हमारे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास वो वाली गाड़ी होनी चाहिए। अगर गाड़ी आ जाएगी तो फिर हमें लगता है कि यार हमारे पास घर होना चाहिए, घर आ गया तो हमें लगता है कि यार हमारे पास बंगलो होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, हम बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं। बट हम, भले ही हमारी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, बट जिस तरीके से हमारी वांट्स बढ़ी है उस तरीके से हमारे रिसोर्सेज तो नहीं बढ़े ना। रिसोर्सेज तो अभी भी हमारे पास लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज कैसे पड़े हुए हैं हमारे पास, स्केर्स पड़े हुए हैं, मतलब बहुत दुर्लभ है। द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ। इसने बोला मीन्स का मतलब ही क्या हुआ है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि मीन्स टू सेटिस्फाई, मीन्स टू सेटिस्फाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही वेल्थ है। वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है। इसका मतलब जो पूरी इकोनॉमिक्स है ये है किसके बारे में, ये पूरी इकोनॉमिक्स आपकी वेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमारी जो मनी है वो बिहेव करती है, किस तरीके से मनी को लेके ह्यूमन बिहेव करता है, इसके ऊपर ही हमारी क्या है, पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। Each household likes to so utilize its wealth as to satisfy most of its want or to maximize satisfaction। इसने बोला हर एक हाउस होल्ड किस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, बार बार इस चीज को समझते हुए चल रहा है कि हाउस होल्ड का मतलब कॉर्पोरेशन भी होता है, हाउस होल्ड का मतलब इंडिविजुअल भी होता है, हाउस होल्ड का मतलब ह्यूमन बीइंग भी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाउस होल्ड है तो किसी घर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, नहीं, हाउस होल्ड है तो इसमें ह्यूमन बीइंग, कॉर्पोरेशन सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या समझना है कि ईच हाउस होल्ड लाइक टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एंड एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वांट और टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फेक्शन। अच्छा, इसको कैसे समझे, इसको एक ना छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपए, ठीक है, और आपको क्या है, खाने की भी जरूरत है, मतलब फूड की भी जरूरत है, और इसके अलावा आपको क्या है, सिनेमा भी जाना है, ठीक है, मतलब आपको क्या है, सिनेमा भी जाना है। अब आप इस 100 रुपए को लेके खड़े हो, तो आप क्या देखोगे, यार मेरे को सिनेमा की ज्यादा जरूरत है या मेरे को फूड की ज्यादा जरूरत है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप क्या करो, फूड को पिक करोगे। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप क्या करोगे, सिनेमा को पिक कर लोगे। तो ये क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर है कि वो अपने पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है जिससे कि उसको क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। मनी को हमेशा किसी भी रेशनल पर्सन के द्वारा इसी तरीके से खर्च करा जाता है कि जिस चीज के ऊपर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहा है उससे क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर मान लो कि सपोज करो मेरे को प्यास नहीं लगी हुई और फिर भी मैंने पानी की एक बोतल परचेज कर ली, तो क्या वो मेरे को सेटिस्फाई कर पाएगी, नहीं। उस केस में मेरा उसके ऊपर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझते कहता है हर एक हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी वेल्थ को इस तरीके से यूटिलाइज करता है जिससे कि उसकी वांट्स क्या हो जाए,
मैक्सिमम सॉरी उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। Likewise, a producer tries to maximize his profit by allocating his scarce resources to the production of different goods and services. इसने इसी तरीके से क्या बोला, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग सोचता है या एक कस्टमर सोचता है कि अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इसी तरीके से प्रोड्यूसर भी क्या सोचता है कि वो अपने पैसे को इस तरीके से लगाए, अपने पैसे को इस तरीके से क्या करे, इन्वेस्ट करे, किस चीज में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे मैक्सिमम होगा प्रोड्यूसर का, जब उसका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जब उसकी सेल क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जब उसकी वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये क्या है, कुछ मोटोज हैं जिनके ऊपर वो क्या करता है, काम करता है। A producer tries to maximize his profit by allocating his scarce resources to the production of different goods and services. At the level of economy as a whole, maximization of satisfaction implies maximization of social welfare. ठीक है, तो यहाँ पे हर एक प्रोड्यूसर के लिए उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन उसका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, किसी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, किसी के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, और किसी के लिए सोशल वेलफेयर भी क्या हो सकता है, उसका मोटो हो सकता है, ठीक है। Thus, it is to achieve the objective of maximization of satisfaction at the individual level, maximization of profit at the level of producer, and maximization of social welfare at the level of economy as a whole, that we need to study economics. ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, इस चीज को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सबका क्या है, मोटो अलग अलग हो सकता है। किसी को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, किसी को सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, किसी को सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, ये हो सकता है किसी को अपनी वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है। तो ये पूरा किसके बारे में है, इकोनॉमिक्स के बारे में। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या है। इसने बोला था कि इकोनॉमिक्स एक नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या है, हम ह्यूमन बीइंग की एक रेशनल ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी अनलिमिटेड वांट को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसमें फिर हमने पढ़ा कि इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या कहता है। डिक्शनरी मीनिंग ये कहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके का साइंस है, एक तरीके से विज्ञान है। किस चीज का, कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने पैसे को लेके क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड से उठाया गया था, जिसका पहला मतलब क्या है, ओइकोस, जिसका मतलब हाउस होल्ड होता है, और दूसरा क्या है, नीमियन, जिसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, जबकि उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्केर्स है। इसी को मतलब जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं इन्हीं को क्या बोला गया है, वेल्थ बोला गया। आगे हमने ये समझा था कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो हमेशा किस तरीके से बिहेव करता है, एक रेशनल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, रेशनल ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इसने बोला कि एक रेशनल ह्यूमन बीइंग हमेशा क्या करता है, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ सॉरी सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ टू मैक्सिमाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी, कहते हैं जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कितना मैक्सिमाइज करना है, ये हर एक पर्सन का क्या करता है, डिफर करता है। ठीक है, जैसे किसी को फूड की हो सकता है कि किसी की जो रिक्वायरमेंट है वो फूड से सेटिस्फाई हो, किसी की रिक्वायरमेंट क्लोथिंग से सेटिस्फाई हो, किसी की ट्रेवलिंग से हो, तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एंड ये टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड भी डिफर करता है। ठीक है, हो सकता है कि मान लो किसी को मॉर्निंग के टाइम पे फूड की जरूरत नहीं है तो उसने सिनेमा में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है कि इवनिंग के टाइम पे उसको सिनेमा उतना सही ना लग रहा हो, उसको फूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस समय पे उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सिनेमा से कहाँ पे शिफ्ट होगा, फूड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें हमने उसके इंग्लिश मीनिंग को समझा था, हमने उसके डिक्शनरी मीनिंग को समझा था, फिर ह्यूमन कैसे बिहेव करता है उसके बारे में समझा था। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में सीखा। बट हमें इसकी प्रिसाइज इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर एग्जाम आ गया लिखने को तो हमें लिखना क्या है, हम इस डेफिनेशन को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है। अच्छा, एक छोटा सा मीनिंग समझते हुए चलते हैं कि कई बार लिखने को आता है मीनिंग और कई बार लिखने को आता है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन वो होती है जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या एजेंसी के द्वारा या किसी इकोनॉमिस्ट के द्वारा क्या है, दी जाती है। ठीक है, और मीनिंग क्या होता है, उसका जनरल मीनिंग होता है। ठीक है, तो अभी अगर हमारे पास डेफिनेशन लिखने को आएगा एग्जाम में तो हमें इस वाली डेफिनेशन को क्या करना है, रेफर करना है। क्या है समझते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, एक विज्ञान है। किस चीज का, ह्यूमन बिहेवियर का,
जो कि कंसर्न होता है किसके, जिसमें बात किसके बारे में करी जाती है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज मींस इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। मतलब इसमें 4 से 5 हमारे क्या है कीवर्ड है, क्या क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स एक तरीके का विज्ञान है, किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में क्या है, एक विज्ञान है जिसका कंसर्न किसके साथ है कि हमें अपने जो स्केर रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, एलोकेट करना है, जिससे हमारा क्या है, मतलब बीइंग अ कंज्यूमर मेरा क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो, सेटिस्फाई हो जाए, कंज्यूमर का क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, जबकि सोसाइटी का क्या है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब एक विज्ञान है ह्यूमन बिहेवियर का, जिसमें हमें ये पढ़ना है कि हम अपने स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, जिससे कि कंज्यूमर का क्या हो, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, एंड इसके अलावा सोसाइटी का क्या है, सोशल वेलफेयर क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या चीज है, मतलब आगे अगर हम इस डेफिनेशन को लेके जाएंगे तो दो हमारे वर्ड निकल के आते हैं, एक तो आता है स्केर्सिटी और एक आता है हमारा चॉइस के बारे में। इन दोनों को समझते हैं कि इनका इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जिसमें हमें क्या दिया है, एक फूड का एक पीस दिया हुआ है। क्या दिया है, फूड का एक पीस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, फूड का एक पीस दिया हुआ है, जहां पे क्या है, एक फूड रखा हुआ है। अच्छा, इसकी डिमांड करने वाले कितने लोग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग एक फूड के लिए क्या करें, डिमांड करें। ये क्या हमारी स्केर्सिटी है, ये क्या हमारी स्केर्सिटी है। ठीक है, मतलब आपके पास रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है, लेकिन आपके पास क्या है, डिमांड करने वाले लोग क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या है, स्केर्सिटी इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने क्या बोला, स्केर्सिटी क्या है, की कॉन्सेप्ट है किसका, इकोनॉमिक्स का। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विस इज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सॉरी, गुड और सर्विसेज। स्केर्सिटी क्या है, की कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जिसमें क्या है, आपकी जो डिमांड है वो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हमेशा क्या है, ज्यादा है। जैसे यहाँ पे हमने समझा कि फूड क्या है, बस एक है, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिमांड करने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं। कहते हैं therefore scarcity can limit the choice available to the consumer who ultimately make up the economy। कहते हैं इसका मतलब ये हुआ, जो scarcity है इसकी वजह से क्या आ रही है, चॉइस की समस्या आ रही है। मतलब क्या है, चुनने की जो समस्या है वो इसकी वजह से जनरेट हो रही है, स्केर्सिटी की वजह से। कैसे चुनने की समस्या, देखो, अगर यहाँ पे फूड का एक टुकड़ा रखा हुआ है और इन सब लोगों के बीच में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो मिलेगा तो किसी एक को ही, बाकी सब मतलब इस फूड को कोई एक ही क्या है, चूज कर सकता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, scarcity जनरेट हो गई। Scarcity is one of the key concept of economics. It means that the demand for a good or service is greater than the availability of good or services. Therefore, scarcity can limit the choice available to the consumer, who ultimately make up the economy। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इकोनॉमी बन रही है। अच्छा, स्केर्सिटी में हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, चॉइसेस की समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे समझते हैं कि फिर चॉइस क्या होती है। कहता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटी एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। किस तरीके से समझते हैं, देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है, मिस्टर ए है, ये कौन है, मिस्टर ए है। अब इनके पास पैसा है कुछ, तो ये या तो इसको खरीदेंगे, किसको, कार को, या फिर किसको खरीदेंगे, फूड को खरीदेंगे। बट इनके पास इतना पैसा नहीं है कि दोनों को खरीदे। अगर इतना पैसा होता तो फिर इकोनॉमिक्स कभी बनती ही नहीं, है ना, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस कैसे है, मीन स्केर्स है, इसीलिए तो इनके पास क्या आई, चुनने की समस्या आई। अब या तो ये कार खरीदेंगे या फिर क्या करेंगे, फूड को खरीदेंगे, बट दोनों नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रेफर्स टू द एलोकेशन ऑफ वेरियस स्केर्स रिसोर्सेज, जिसके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज भी हो सकते थे। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब, अगर ये सर मिस्टर ए कार को नहीं खरीदते तो फिर ये क्या खरीदते, इसका फूड खरीदते। अगर मान लो ये फूड नहीं खरीदते तो ये क्या खरीदते, इसका कुछ और खरीदते, मतलब जैसे क्लॉथिंग में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इस तरीके से that are utilized for the production of various commodity and services in the economy for the satisfaction of unlimited human wants। अच्छा, आप ये सोचोगे कि यार हमारे पास तो इतने पैसे, हमारे पास गाड़ी भी है और हमारे पास फूड भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो कभी स्केर्सिटी है ही नहीं।
ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी भी कुछ वांट्स अभी भी ऐसे होंगे आपके माइंड में जो अभी भी कैसी है, फुलफिल नहीं हो पाई है। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे लोग कैसे स्केर्सिटी की समस्या से घिरे हुए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स एक तरीके का साइंस है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जो क्या बताता है कि किस तरीके से हम अपने दुर्लभ संसाधनों को इन्वेस्ट करें जिससे कि कंज्यूमर का क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए और सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। ये समझा था। फिर हमने ये समझा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी होता क्या है। तो हमने ये पढ़ा था ये इकोनॉमिक्स का क्या है, की कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें ये पता है कि हमारी डिमांड जो है हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, हमारी सप्लाई से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा यहाँ पे कि स्केर्सिटी कैन लिमिट द चॉइसेस, मतलब स्केर्सिटी के कारण क्या होती है, चुनने की समस्या क्या होती है, जनरेट हो जाती है। जैसे एक फूड को 8 लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, अब मिलेगा किसी एक को, तो ये क्या गई, स्केर्सिटी आ गई। अगर आपके पास 8 लोग डिमांड करने वाले हैं और 8 ही फूड अवेलेबल है, तब तो स्केर्सिटी है ही नहीं। बट कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो डेवलप हो, अंडर डेवलप हो, डेवलपिंग हो, सब में क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है स्केर्सिटी की। इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्केर्सिटी के कारण क्या हुई, चुनने की समस्या आई। तो फिर हमने ये सीखा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस बेसिकली है क्या। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस में हमने ये देखा था कि हमारी जो मनी है, हमारी जो वेल्थ है, उसके ऑल्टरनेटिव यूसेस है। हम किसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, या हम किसको चूज करेंगे जो हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर देगा। फिर हमने ये समझा था कि यार हम सबको ही क्यों नहीं खरीद लेते, क्योंकि स्केर्स रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केर्स है, इसका मतलब ये सारे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अभी हमें ये पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्सिटी एंड चॉइस है क्या। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस क्या है। अब हमें ये पढ़ना है क्या इनके आपस में भी बीच में कोई संबंध है, या ये दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स से ही कनेक्टेड है, इनके बीच में भी कोई संबंध है। ऐसा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, तो इसको समझते हैं। कहते हैं स्केर्सिटी रेफर्स टू द फाइनाइट नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसने बोला स्केर्सिटी क्या है, फाइनाइट नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके पास क्या है, जो रिसोर्सेज है वो कैसे फाइनाइट है, मतलब फिक्स्ड है कि इतने ही है करके। जैसे सपोज करो एक पर्सन है, मिस्टर ए है, वो एक साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो इनके रिसोर्सेज कैसे हो गए, ये इसके सॉरी फिक्स्ड हो गए। While choices refer to the people's decision about sharing and using those resources, जबकि कहता है कि स्केर्सिटी क्या है, फिक्स्ड रिसोर्सेज है या लिमिटेड रिसोर्सेज है। जबकि चॉइस किसके बारे में, चॉइस इसके बारे में है कि पीपल डिसीजन अबाउट शेयरिंग एंड यूजिंग दोज रिसोर्सेज, कि अगर मिस्टर ए ने पूरे साल भर में 1 लाख रुपए कमाए, तो इन 1 लाख को कैसे कैसे कहाँ पे ये क्या है, खर्च करने वाले हैं। द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस लाइज एट द एवरी हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने क्या बोला, जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी और जो चॉइस है ना, ये इकोनॉमिक्स में हर जगह पे क्या है, प्रोमिनेंट है, मतलब हर एक जगह पे आप दिखेगी। हो सकता है कि कुछ कंट्रीज में ये ज्यादा हो, कुछ में ये कम हो, बट है हर जगह पे। विच इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये स्टडी करेगा किसके बारे में, कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेज को क्या करती है, एलोकेट करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। चॉइस क्या है, रिजल्ट है किसका, स्केर्सिटी का। अगर दुर्लभता ना होती तो कभी भी चॉइस की समस्या ही नहीं आती। अगर मेरी जेब में इतने ज्यादा पैसे हैं कि मेरे को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर मैं दुनिया में हर एक चीज खरीद देती ना। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अगर मैं सब कुछ भी खरीद दूंगी ना, उसके बाद भी मेरे दिमाग में कुछ चीजें ऐसी रहेंगी कि नहीं, जो मैंने सब कुछ खरीदे शायद अगर ये डबल हो जाता तो ठीक था। तो इस तरीके से ये क्या है, चॉइस क्या है, रिजल्ट है किसका, स्केर्सिटी का। Choice emerges when limited resources are to be used for the satisfaction of unlimited wants. इसने बोला जो चुनने की समस्या कब इमर्ज होती है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको अपनी अनलिमिटेड वांट को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है, हमें अपने मन में ये सोचना पड़ता है, यार ठीक है, एक काम करते हैं, जींस को परचेज कर लेते हैं, और एक काम करते हैं शर्ट को रहने देते हैं। ठीक है, शर्ट की मेरे को इतनी नीड नहीं है, एक काम करते हैं जींस खरीद के अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कैसे हो गई, इंटरकनेक्टेड हो गई। इसका मतलब इस पूरे हमारे इसका पैराग्राफ का या पूरी हमारे डिस्कशन का क्रक्स क्या निकला, इसको समझते हैं। स्केर्सिटी कॉजेस चॉइस। इसने बोला स्केर्सिटी के कारण क्या होती है, चुनने की समस्या आती है। चॉइस की वजह से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। चॉइस की वजह से क्या करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि एक शॉप में हमने विजिट करा, कहता है वहां पे उसने हमें क्या दिखाया, 1,000 जींस के पीसेस दिखाए। ठीक है, 1,000 क्या करे, जींस दिखाई उसने हमें। ठीक है, मतलब हम परचेज करने गए तो उसने हमें 1,000 जींस के पीसेस दिखाए। अब इसने बोला स्केर्सिटी, क्योंकि दुर्लभता इसीलिए तो चुनना पड़ रहा है, अदरवाइज पीस तो 1,000 के 1,000 पसंद है, बट 1,000 क्यों नहीं परचेज कर पा रहे, क्योंकि स्केर्सिटी है। अब इस
इसने बोला कि चॉइस की वजह से क्या करनी पड़ रही है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही है कि इन 1000 में से कौन सी एक जींस परचेज करी जाए। ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है। और डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड होती है, यूसेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट एंड सोसाइटी मैक्सिमाइजेस सोशल वेलफेयर। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा जींस का एक ऐसा पीस पिक करा जाए जो मेरे पैसे का क्या दे, मेरे को सेटिस्फेक्शन का मैक्सिमम लेवल मेरे को क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे। मतलब उसका जीन्स, उसका ब्रांड, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि मेरी क्या है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन है किसका, स्केर्सिटी के और चॉइस के बारे में। स्केर्सिटी की वजह से चॉइस आती है, चॉइस की वजह से डिसीजन मेकिंग आती है, और डिसीजन मेकिंग ही क्या है कि स्क्वेयर रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करा जाए, जिससे कि क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, फुलफिल हो जाए, मेरा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मैक्सिमाइज हो जाए। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारे मीन्स हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज और मीन्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली वेल्थ। ठीक है, क्या मतलब हो गया इकोनॉमिक्स के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, वेल्थ। ठीक है, वेल्थ। वेल्थ का हिंदी में मतलब क्या होता है, धन, पैसा। ठीक है, धन। तो कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्या फीचर है, मतलब वेल्थ के भी क्या अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे पहचाने की ये चीज हमारी वेल्थ है। तो सबसे पहली चीज तो स्केर्स है ना। अपने अपने जेब में हाथ डाल के देखोगे तो पता चल जाएगा। ये क्या है, स्केर्स है। स्केर्सिटी हमेशा क्या है, मौजूद है, यहाँ पे दुर्लभता है ना। कोई भी इंसान कभी भी, अगर उसके पास कितना भी पैसा हो, मान के चलो कि अगर उसके पास दुनिया में सबसे भी ज्यादा पैसा है ना, तब भी उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, कम है थोड़ा, है ना। तो क्या है, स्केर्सिटी है। रिसोर्सेस आर स्केर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वर्ड्स। पैसा हमेशा ज्यादा चाहिए और है क्या, कम। तो ये क्या है, स्केर्सिटी है। दूसरा क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव यूसेज है। ऑल्टरनेटिव यूसेज का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि आपकी जेब में 1000 रुपए है, तो आप उस 1000 से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। जैसे कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्लॉथिंग कर सकते हो, ठीक है, फूड परचेज कर सकते हो, सिनेमा जा सकते हो, ठीक है, इसके अलावा ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो ये सारी के सारे क्या है, उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज है। अब आप बोलोगे अगर हम सारे ही कर ले तो फिर तो आपके पास स्केर्सिटी है ही नहीं ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला कि रिसोर्सेज की क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक है। पहला स्केर्सिटी, हमेशा दुर्लभ है, और दूसरा क्या है, इसके ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं। ठीक है, आप उसी मनी से फूड भी खरीद सकते हो, उसी मनी से क्लॉथिंग, उसी मनी से सिनेमा, और उसी मनी से ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। अभी हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में, कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक होती है और क्या मैक्रो इकोनॉमिक होती है। पूरी इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको इन दो टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या हम माइक्रो में पढ़ने जा रहे हैं और क्या हम मैक्रो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी एक चीज देखते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें इसने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसने क्या दिखाया, हमें एक इंडिविजुअल दिखाया, फिर इसने एक हमें हाउस होल्ड दिखाया, और इसने क्या करा, एक फर्म दिखाया। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बात कर रहा है किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, नेशन एंड वर्ल्ड के बारे में। तो इसे देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा है यार, यहाँ पे तुम कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं, जैसे घर के बारे में, फर्म के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। और यहाँ पे हम बहुत बड़े टॉपिक्स के बारे में बात करें, जैसे नेशनल इनकम। ये तो क्या है, कैसा मुद्दा है ये, एक राष्ट्रीय मुद्दा हो गया ना, नेशनल इनकम। फिर गवर्नमेंट, उसके बाद हमने नेशन वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जबकि मैक्रो के बारे में क्या है, कुछ बड़े लेवल पर पढ़ने जाएंगे। यही क्या इसके बीच में प्राइम डिफरेंस है। ठीक है, समझते हैं क्या। कहते हैं व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे जो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो तो दोनों लेवल पे ही पढ़ी जानी है। ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, अब हमें ये पढ़ना है कि कौन सी समस्या माइक्रो में पढ़े, कौन सी समस्या मैक्रो में पढ़े। कहते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है, इनको स्टडी और एड्रेस करा जाता है एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि अगर मान लो कि सिर्फ मेरी अकेले की समस्या है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा, मेरे पूरे घर की समस्या है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की समस्या है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैं फिर मैक्रो के अंदर क्या पढ़ेंगे, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल, उसे कहाँ पे पढ़ा जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मतलब जैसे मान लो कि सपोज करो, एक एग्जाम्पल समझते, एक कंट्री है, एक कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री का नाम क्या है, ए। अगर इस कंट्री में मिस्टर एक्स क्या है, अनएम्प्लॉयड है, तो ये कैसी समस्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक। कैसी हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक। लेकिन अगर यही समस्या मान लो कि पूरे देश में प्रेजेंट है, उस पूरी कंट्री में मान लो कि 25% 26% लोग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा।
मतलब अगर आप उसी समस्या को छोटे लेवल पर पढ़ोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक, उसी समस्या को बड़े लेवल पर पढ़ा जाएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक। विद these two observation in mind, we now proceed to a detailed study of कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। कहता था टर्म माइक्रो, माइक्रो का मतलब कभी इंग्लिश में पढ़ा है, क्या मतलब होता है माइक्रो का? माइक्रो का मतलब भी होता है सूक्ष्म। ठीक है, साइंस में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा इससे पहले। माइक्रो का मतलब भी क्या होता है? सूक्ष्म, बहुत छोटा। द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। इसने बोला जो हमारा वर्ड है माइक्रो, ये कहाँ से पिक करा हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। और इकोनॉमिक्स को भी कहाँ से पिक करा हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा वर्ड कहाँ से पिक हुआ? ग्रीक लैंग्वेज से। तो इसने बोला कि माइक्रोस से पिक करा हुआ है, किसको? माइक्रो से। इसका मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। क्या मतलब होता है माइक्रो का? स्मॉल। इससे पहले वर्ड आई होप आप लोगों ने सुना होगा। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल हाउस होल्ड। कहते हैं यहाँ पर हमेशा जो चीजें पढ़ी जाती है वो किसके बारे में पढ़ी जाती है? इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ी जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक दस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ, कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आपको पढ़ना क्या कहता है? डिमांड थ्योरी पढ़ोगे, प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ोगे, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ोगे एंड फैक्टर प्राइसिंग। ये है क्या है? कुछ मुद्दे हैं जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने हैं। एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं, क्या था? कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, क्या? माइक्रोस, वहां से पिक किया हुआ है, जिसका मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। कहते हैं इसके बारे में आप क्या करते हो? इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हो। इसमें आपको स्टडी करनी है डिमांड थ्योरी के बारे में, प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक की। किसकी बात करते हैं हम? अपनी मैक्रो इकोनॉमिक की। ठीक है, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब ही क्या होता है? लार्ज। इसने क्या बोला? जो हमारा वर्ड है मैक्रो, इसको भी कहां से पिक करा हुआ है? ग्रीक वर्ड से पिक करा हुआ है। इसका कौन से वर्ड से? मैक्रोस से। इसका मतलब क्या होता है? लार्ज। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। इसने बोला कि ये क्या है? स्टडी किसके बारे में करता है? इकोनॉमी एज अ होल। अगर मान लो किसी एक इंसान के घर में किसी, मान लो कि सॉल्ट की कमी है या सॉल्ट की समस्या है, तो वो क्या है? माइक्रो लेवल में पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर पूरे देश में ही नमक की समस्या है तो उसको किस में पढ़ा जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। कहता है फॉर एग्जांपल, ये स्टडी करता है एग्रीगेट डिमांड के बारे में, जबकि यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा था? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? एग्रीगेट डिमांड के बारे में। इसके अलावा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, इसके अलावा नेशनल इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जनरल प्राइस लेवल के बारे में, जीडीपी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। ये क्या है? कुछ मुद्दे हैं जो हमें किसमें पढ़ने हैं? नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, जिसमें आप काफी डेप्थ में ये पढ़ोगे कि किस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे क्या है? बैंकिंग सिस्टम काम कर रहा है, कौन आपके यहाँ पे मनी को क्या करता है? इश्यू करता है। ठीक है, इस तरीके से और क्या केस में हमें पढ़ना है कि कैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, क्या है? किस तरीके से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, किस तरीके से आपकी फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है, फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, किस तरीके से आपकी क्या है? मार्केट बिहेव करती है। तो ये क्या है? कुछ मुद्दे हैं जो हमें क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारी मार्केट बिहेव करती है, ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने हैं। चलो, अभी तक हमने इसकी मीनिंग को समझा था, अब इसके डिफरेंस को समझते हैं। कई बार आपके एग्जाम में डिफरेंस लिखने को भी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो आपके टिप्स पे होने चाहिए डिफरेंस, कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया तो आप बता पाओगे क्या है करके। तो सबसे पहले इसने बोला कि हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक दोनों ही समस्या किससे रिलेटेड है? स्केर्सिटी से एंड चॉइसेस से। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो तो इसकी क्या है? दो सब कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अदरवाइज हमारा मेन सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स ही है ना। तो कहते हैं येट देयर आर डिफरेंसेस एज अंडर। अच्छा, अगर ये मेन सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स ही है तो फिर हम इनको ऐसे अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे कि हम ये समझ सके कि कौन सी समस्या हमें छोटे लेवल पे सॉल्व करनी है और कौन सी हमें बड़े लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर्म बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या इसने बोला? इसने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे या फिर क्या है? फर्म लेवल पे पढ़ा जाता है।
पढ़ना किसके बारे में कि किस तरीके से हमें अपने स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करने हैं, और स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना क्यों है, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इट कंप्राइजेस मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील विद इकोनॉमिक इशू। कहते हैं ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में और डील करता है इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। ठीक है, आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जो कि इंडिविजुअल के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, फर्म के बारे में क्या है स्टडी करती है कि किस तरीके से ये अपने स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, जिससे इनके क्या है कस्टमर के केस में उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाए, प्रोड्यूसर के केस में उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, एंड सोसाइटी के लेवल पे उसका सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल। क्या इसने बोला, मैक्रो इकोनॉमिक जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ये किसके बारे में बताती है, ये इकोनॉमी इन टोटल के बारे में बताती है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको किसके बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गई, यूएसए इकोनॉमी हो गई, जापानीज इकोनॉमी हो गई, ये सब क्या है, इकोनॉमीज है। The most important factor studied in the macroeconomic involves GDP, unemployment, inflation, growth rate। ठीक है, अभी हमने लास्ट अपने उसमें क्या कहते हैं सॉरी, लास्ट अपने स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से मुद्दे पढ़े जाने हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, मनी हो गया, इसके अलावा आपका जीडीपी तो बेसिकली है वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक। तो ये सब मुद्दे क्या हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने। तो इसने बोला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या पढ़ने में, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मनी एंड सम मैनी मोर कॉन्सेप्ट। एक बार समझते कि क्या है दोबारा से, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमी इन टोटल के बारे में स्टडी करती है, उसके बिहेवियर को स्टडी करती है, और उसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, जीडीपी के बारे में, मनी के बारे में, बैंकिंग के बारे में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे जो हमें इसके अंदर पढ़ने, आगे चल के इनके बेसिकली पूरे पूरे क्या है चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्टडी की कि कहाँ पे इसको पढ़ा जा रहा है। कहता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट, किसके बारे में पढ़ता है, पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट के बारे में पढ़ता है। जबकि ये किसके बारे में पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है इकोनॉमी एज होल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहा है, इकोनॉमी एज होल के बारे में। ठीक है, अच्छा फिर हमें आगे पढ़ना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके साथ डील करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक ये किसके साथ डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है डिमांड्स के बारे में, सप्लाई के बारे में, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारे के सारे मुद्दे हैं जो हमें किसमें पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। इतनी बार बार ये शब्द बोले जा रहे हैं, इतनी बार बार ये शब्द क्या है मतलब आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आ रहे हैं, तो ये क्या है आपके दिमाग में क्या है, इमेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है, डिमांड से, सप्लाई से, फैक्टर प्राइसिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये सब मुद्दे हैं जो हमें किसके अंदर पढ़ने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, अभी तो हमने समझा था लास्ट में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होता है, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कितना यहाँ पे लोग अर्न करते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस चीज का, मतलब जो हमने पैसा कमाया वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारे यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्या हमारे यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है, कौन हमारे यहाँ पे प्राइस जो हमारे जनरल प्राइस लेवल है इनको क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, ये कौन इनको क्या कर है, कंट्रोल कर रहा है। मनी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, ये इन सबसे क्या है मैक्रो इकोनॉमिक क्या करेगा, डील करेगा। अच्छा बिजनेस एप्लीकेशन की बात करें तो कहते हैं ये कहाँ पे अप्लाई है, कहते हैं ये इंटरनल इश्यूज के बारे में स्टडी करता है। किसके बारे में, सिर्फ इंटरनल इश्यू, छोटे मोटे मुद्दे यहाँ पे पढ़े जाते हैं तो इंटरनल इश्यूज है ये। जबकि ये क्या है, कहते हैं ये एक्सटर्नल इश्यूज है। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करता है। अच्छा यहाँ पे एक्सटर्नल के साथ इन्वायरमेंटल वर्ड क्यों दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है किसके बारे में, सीएसआर के बारे में। सीएसआर क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर मेन जो हमारा फोकस क्या है कि हमारी जो बेसिकली हमारा जो वर्ल्ड है, नॉट इंडिया ओनली, कहता हमारा जो पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे क्या है, जो पॉल्यूशन है ना, इनके कारण, किसके कारण, कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के कारण ये दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो कमिटीज हैं इन्होंने क्या बोला, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, इन लोगों ने क्या बोला कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, सीएसआर को फॉलो करना चाहिए। मतलब अपने जो हमारे कॉर्पोरेट्स है इनको क्या अपने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए कि क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए आज की डेट में हमारा क्या है, इन्वायरमेंट भी मुद्दा बन चुका है। ठीक है, जो हमें क्या है पढ़ना होता है, कहाँ, इकोनॉमिक्स के ही अंदर। चलो आगे समझते हैं स्कोप में क्या क्या हमें पढ़ना है।
कहते हैं इसने क्या क्या कवर करा हुआ है, डिमांड को, सप्लाई को, फैक्टर प्राइसिंग को, प्रोडक्ट प्राइसिंग को, एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मैन्यू। ठीक है। अच्छा तुम एक चीज यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगी कि डील्स विद एन स्कोप, इन दोनों ही चीजों में सेम ही तो चीज है। देखो इसमें ये बता रहा है कि इसमें डील किससे करेगा, और इसमें ये बता रहा है कि इसके अंदर आती क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। ये इसमें कहता है ये कवर करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को, नेशनल इनकम को, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल एंड मैन्यू, इन सब के बारे में क्या है ये स्टडी करता है। अभी हमने ऊपर समझा हुआ है तो बार बार इसकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का नॉट हिंदी, बेसिकली इसका जनरल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इंपॉर्टेंस। पेपर में कई बार लैंग्वेज लिख के आती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, इस तरीके से। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। चलो समझते हैं कि क्या है। इट इज यूजफुल इन रेगुलेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट अलोंगसाइड द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी। कहते हैं ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किस चीज को, प्राइसेस को ऑफ अ प्रोडक्ट अलोंगसाइड द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द इकोनॉमी। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको पता है क्या होते हैं, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। बेसिकली हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये समटाइम उसको अपने आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में एंटरप्राइजेस भी लिखा जाता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर जो पूरे बिजनेस को क्या करता है, सेटअप करता है। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से ओनर ऑफ द बिजनेस, या फिर उद्यमी भी इसे बोला जाता है। तो इसने बोला कि इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें रेगुलेट करना होता है प्राइसेस को, किसको मद्देनजर रखते हुए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। हम लैंड के प्राइस को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेबर को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि ये ही लास्ट में जाके क्या बनाते हैं, टोटल कॉस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है माइक्रो के अंदर। अच्छा मैक्रो क्या है, कहते हैं इट परपेचुएट्स firmness in the broad price level and solve the major issues of the economy like deflation, inflation, rising prices, in unemployment and poverty as a whole। कहता है ये किसके बारे में बताता है। अच्छा परपेचुएट का मतलब क्या होता है, परपेचुएट का मतलब होता है कोई चीज जो चलती जा रही है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि अगर हमने क्या है, आज की डेट में अगर मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन है, और मैंने कुछ पॉलिसीज, कुछ टेक्निक लगा के अपने यहाँ की जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर दिया, और वो 2 महीने में, 3 महीने में क्या हो जाती है आपकी, मान लो इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल भी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। नहीं, आने वाले समय में जिस जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी बिहेव करेगी उस तरीके से वो क्या है, दोबारा हो सकता है कि बढ़ जाए, घट जाए। तो परपेचुएट का मतलब होता है इसमें वो समस्या पड़ी जा रही है जो क्या है, चलती जा रही है। ठीक है, कभी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, कभी आप इन्फ्लेशन को घटा रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स कैसे है, परपेचुएट है। फॉर्मनेस इन द ब्रॉड प्राइस लेवल एंड सॉल्व करता है मेजर इश्यूज ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि हो गया डिफ्लेशन, हो गया इन्फ्लेशन, हो गया बढ़ते हुए प्राइसेस हो गए। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, उसके बाद कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड पॉवर्टी एज अ होल। ठीक है, लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, लिमिटेशन के बारे में पढ़ना है कि लिमिटेशन क्या है। इट इज बेस्ड ऑन इम्प्रैक्टिकल प्री सपोजिशंस। इसने बोला ये किसके ऊपर बेस्ड है, इम्प्रैक्टिकल प्री सपोजिशन के ऊपर बेस्ड है। दैट इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज प्रिज्यूम दैट देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कम्युनिटी व्हिच इज नॉट एट फिजिबल। इसने क्या बोला, इसकी जो एक लिमिटेशन है ना वो ये है, हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक अजम्पशन है क्या, कि हमारी यहाँ पे इकोनॉमी में क्या है, एम्प्लॉयमेंट हमेशा फुल है। एम्प्लॉयमेंट कैसे हमेशा फुल है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि बेसिकली हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पर डिमांड हमेशा किसके बराबर होगी, सप्लाई के बराबर होगी, और जो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम सेट कर दिए, प्राइस का क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम सेट कर दिए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर वो छोटे लेवल पे काम कर रही है, बड़े लेवल पे काम कर रही है, उसमें मान लो कि उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, या मान लो कि 1 लाख है या 10,000 है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं कि वहां पे सारे लोग क्या है, हर एक दिन क्या है, एम्प्लॉयड होंगे। तो इसने बोला है कि ये किसके ऊपर काम करे, इम्प्रैक्टिकल प्रीसपोजिशंस के ऊपर काम करे, जो उसको क्या कर देते हैं, बेसिकली लिमिटेशन क्रिएट कर देती है इसके लिए। सेकंड में इसने बोला इट हैज बीन स्क्रूटनाइज्ड दैट द मिसकंसेप्शन ऑफ कंपोजिशन in corporate which sometimes fails to prove accurate because it is feasible that what is true for aggregate may not be true for individual। इसने बोला क्योंकि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में बात करी जाती है, एग्रीगेट्स के बारे में बात करी जाती है, टोटल्स के बारे में बात करी जाती है। तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो रिजल्ट आपके एग्रीगेट्स में ट्रू है वो आपके क्या है, इंडिविजुअल बेसिस पे भी ट्रू होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो इसने बोला कि कुछ रिजल्ट्स आपके ऐसे होते हैं जो एग्रीगेट्स में ट्रू हैं बट इंडिविजुअल में ट्रू नहीं है। लेट्स सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि हमने क्या बोला कि ये क्या है, एक मिस्टर ए है और इनके क्या है 3 बच्चे, 1 2 3, ठीक है। इसका नाम क्या है एक्स वाई जेड। अब हमने क्या बोला कि इनके तीनों बच्चे क्या है इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये एग्रीगेट में तो ट्रू है, एग्रीगेट में तो क्या है ट्रू है। जैसे मैंने बोला कि सपोज करो ये क्या है, तीनों के तीनों बच्चे इंटेलिजेंट है। अब हो सकता है कि ये वाला बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और ये वाला क्या है थोड़ा कम इंटेलिजेंट हो। ये बात एग्रीगेट में तो ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो ये चीज क्या है गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसको भी क्या है सेम फुटिंग में क्या है तोला गया और इसको भी, मतलब इन दोनों की क्या है, दोनों को सेम तरीके से क्या करा जा रहा है, सेम तराजू से क्या करा जा रहा है, तोला जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें ये एग्रीगेट में तो ट्रू है बट इंडिविजुअल में कैन बी ट्रू कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। अभी हमने क्या समझा था कि माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, फिर हमने उसके बीच के डिफरेंसेस को समझा था। अब हमें सीखना है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। देखो बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है क्या है पॉजिटिव। कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक वो इकोनॉमिक होती है जो इकोनॉमिक मुद्दों को मतलब इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है, किससे रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड एंड फ्यूचर से रिलेटेड। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। कहते हैं ये स्टडी करती है, कहते हैं उन इकोनॉमिक सिचुएशंस को जो क्या है फैक्ट्स और फिगर के रूप में पढ़े जा सकते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। इसका एक एग्जांपल समझते हैं फिर इस डेफिनेशन पे वापस आएंगे। कहते हैं एक एग्जांपल में इसने क्या दिया, हमें 3 स्टेटमेंट दी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। इसने क्या बोला कि अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखें तो हमारी जो पॉवर्टी थी इंडिया में क्या थी, ज्यादा थी आज के मुकाबले। सेकंड में देखते हैं 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। इसने क्या बोला, अगर हम प्रेजेंट में देखें, इट इज एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हमारी 22% पॉपुलेशन कैसी है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसके बाद थर्ड वाले में देखते हैं, कहते हैं इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एक्सीड 22%। इसने बोला जिस हिसाब से जिस रेट से हमारे यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसी तरीके से अगर बढ़ता चले गया ना तो आने वाले समय में हमारी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं जो पुअर है वो क्या है और ज्यादा हो जाएंगे। मतलब ये 22% वाला जो दायरा है ये 22 से और ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेटमेंट थी हमारी किसमें, पास्ट में, एक थी प्रेजेंट में और एक क्या थी फ्यूचर में थे। तीनों की तीनों हमारी स्टेटमेंट कैसी हैं, जिनको हम फैक्ट्स एंड फिगर के रूप में पढ़ पा रहे हैं। तो कहता है ऑल दीज ऑब्जर्वेशन एंड स्टेटमेंट आर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक। क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किसके बारे में हाईलाइट कर रही है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। कहते हैं दस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। इसने क्या बोला कि जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये किसके बारे में बता रही है, क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए या क्या होगा बेसिकली, ठीक है। वापस आते हैं डेफिनेशन पे। कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज के साथ जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। कहते हैं ये हमारे इकोनॉमिक मुद्दों को जो कि हमारे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड है उनको फैक्ट एंड फिगर के बारे में स्टडी करता है। मतलब यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या होगा, इकोनॉमिक इश्यूज के साथ डील करता है जो कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं एंड फैक्ट एंड फिगर के रूप में पढ़े जाते हैं। ये पूरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की क्या है डेफिनेशन है। आगे इसने बोला कि हमें, इसने एक एग्जांपल भी हमें दिया कि अगर हम बात करें पास्ट में हमारा क्या हुआ था कि हमारी जो इंडिया में जो पॉपुलेशन सॉरी नॉट पॉपुलेशन, जो पॉवर्टी थी वो क्या थी आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। फिर इसने सेकंड में बोला कि 22% पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट में भी हमारी क्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। थर्ड में इसने क्या बोला कि अगर इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो आने वाले समय में हमारी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका मतलब इसने क्या बताया हमें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इसने ये बताया कि क्या था, क्या है और क्या होगा, ठीक है। ये क्या हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। कैसे पहचानेंगे कि एक इकोनॉमिक्स हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी सॉरी नॉर्मेटिव है, तो समझते हैं। अभी हमने पीछे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझा है, आगे समझते हैं कि क्या इसके फीचर्स है। कहते हैं दीज स्टेटमेंट हाईलाइट्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
कहते हैं वो मुद्दे जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कनेक्ट करके पढ़े जा सकते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर के रूप में, वो क्या है हमारी पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बेस्ड है, किससे रिलेटेड, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड। इसने बोला ये जो स्टेटमेंट है ना ये वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ होती है, मतलब कि अगर मैंने बोला कि 22% पॉपुलेशन हमारी क्या है पॉवर्टी लाइन के नीचे, तो ये क्या है वेरीफाइबल है ना, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यार ये सही है गलत है इस तरीके से। तो ये क्या होती है वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ होती है। जैसे मैंने बोला कि कैसे पता चलेगा कि स्टेटमेंट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ है, तो मैंने बोला कि अगर मान लो एक बच्चे की क्या है 75% मार्क्स है तो इसकी क्या है डिस्टिंक्शन है, एक तो तरीका ये हो गया। एक दूसरे बच्चे ने बोला कि उससे पूछा गया कितने मार्क्स है तो उसने बोला मेरा डिस्टिंक्शन आया। अब ये वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ है बट ये नहीं है, इससे कैसे बताएंगे कि उसको 75% है 80% है 90% है इस तरीके से। दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स। इसने बोला इसमें किसी भी तरीके का डिबेट का क्या है, सॉरी यहाँ पे किसी भी तरीके का क्या है जजमेंट या ओपिनियन नहीं रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर 22% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो इसका मतलब सबके लिए है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ है तो सबके लिए है। ठीक है, इसमें कोई हमारा क्या है डिबेट का मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो इसने बोला दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट। ठीक है, जो हमारे फैक्ट्स है सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात करा जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, और उसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि किसके फीचर्स क्या है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में पता है क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है चेतावनी। क्या मतलब होता है, चेतावनी। कई सारी जगह पे वर्ड लिखा हुआ देखा होगा। क्या इसका मतलब हुआ, कहते हैं क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हो, तो कहते हैं आगे आंसर क्या है, नो। कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पॉजिटिव स्टेटमेंट आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। इसने बोला कि हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू ही हो, बट सर्टेनली दिस स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। मतलब 100% ट्रू है ये नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है उस पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि हमने ये बोला कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ है। ठीक है, क्या ये 100% ट्रू है, नहीं ये 100% ट्रू नहीं है। बट हाँ वी कैन प्लेस सॉरी वी कैन प्लेस रिलायंस अपॉन इट। ठीक है, कि ठीक है ये 100% ट्रू नहीं है, बट सॉरी ये 100% ट्रू नहीं है, मतलब 138 करोड़ एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, ये ट्रू नहीं है, बट इसके आसपास तो जरूर होगी। इट मे बी 137, इट मे बी 139। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे समझ में आया कि 100% ट्रू नहीं है बट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लिया है। ठीक है, तो ये चीज किसके बारे में थी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में थी। फिर बात करनी है हमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या करनी है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इट डील्स विद ओपिनियन। अच्छा, जब भी हम बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो ये होती क्या हमारी ओपिनियन तो है। जैसे हमने बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोज करो कि स्कूल्स जो है वो मंडे टू फ्राइडे क्या करने चाहिए, ओपन करने चाहिए। ठीक है, जिससे कि सैटरडे संडे को बच्चे क्या कर सके, अपने रिविजन को कर सके। तो ये क्या है, व्हाट ऑट टू बी है, क्या है ये, व्हाट ऑट टू बी है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है, व्हाट ऑट टू बी। ये डील करता है ओपिनियन से ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहते हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने ऑफर करे हैं डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओपिनियन इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। कहता है ओपिनियन में क्या होती है, वैल्यू जजमेंट होती है। अच्छा, कुछ चीजें कुछ एग्जांपल्स जो हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे क्या पास है एग्जांपल है। जैसे मान लो कि हमने क्या बनाई, बेसिकली हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है कमिटीज बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है कमिटीज बनाई जाती है, जो समय समय पे क्या है हमें बेसिकली जजमेंट देती रहती है कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। हमें किसको, मतलब गवर्नमेंट को बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये चलो अब इनके जजमेंट्स को देखते हैं कि क्या है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मनरेगा स्कीम का। मनरेगा का मतलब ही क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में। तो इन्होंने इसके बारे में एक पूरी हमें क्या है एक ओपिनियन दिया, एक जजमेंट दिया। यहाँ पे किसी भी तरीके के फैक्ट्स और फिगर के बारे में बात नहीं करी जा रही। तो इसने इन्होंने क्या करी, इसमें एग्जाम्पल सेट करा किसका, मनरेगा का। मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये इनकी ओपिनियन है। क्या इनकी ओपिनियन है कि जो मनरेगा है ना वो एक दिन हमारे इंडिया से, हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगी। क्योंकि मनरेगा स्कीम है क्या, जो क्या है रूरल एरियाज में 100 डेज का गारंटीड
गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन पूरे भारतवर्ष में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। फिर इन्होंने आगे अपना जजमेंट क्या दिया कि जो मनरेगा है ना, वो ये क्या है, जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड। मतलब इन्होंने बोला कि एक फाइनेंशियल एड का मतलब फाइनेंस के रूप में सहायता प्रदान करने का सिर्फ एक प्रोग्राम है। कैसे लोगों को, टू अनएम्प्लॉयड पीपल, कैसे लोगों को, अनएम्प्लॉयड पीपल को, कहाँ पे, रूरल इंडिया में। कहते हैं इससे होगा क्या, मनरेगा से होगा क्या, मनरेगा से ना हमारे अनप्रोडक्टिव वर्कर तैयार हो रहे हैं। कैसे वर्कर तैयार हो रहे हैं, अनप्रोडक्टिव, क्योंकि वर्कर्स को पता है कि हमें 100 डे का क्या है, कंफर्म रोजगार तो मिलना ही मिलना है। और जब उनके दिमाग में ये माइंड, उनके माइंड में ये माइंडसेट हो जाएगा कि अगर हम काम करें या नहीं करें बट वेज तो हमारे अकाउंट में आनी है, तो वो क्या, कैसा एम्प्लॉय हमारे पास तैयार होगा, तो वो कैसा होगा, अनस्किल्ड तैयार होगा, अनप्रोडक्टिव तैयार होगा। तो ये भी क्या है, एक ओपिनियन है। फिर इन्होंने बोला कि हमें क्या है, मनरेगा को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, टैक्स पेयर की जो मनी है वो एक तरीके से वेस्ट हो रही है। किस चीज में, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने में, कैसे लोगों को, अनप्रोडक्टिव वर्कर को। तो ये भी क्या है, ओपिनियन है। फिर आगे इन्होंने बोला कि मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट एंश्योर्स एसेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। फिर उन्होंने क्या बोला, आपको मनरेगा को तब तक आगे परस्यू नहीं करना चाहिए जब तक कि इससे किसी भी तरीके का असेट क्रिएशन ना हो। असेट क्रिएशन इन द सेंस कि अगर आप एक प्रोडक्टिव लेबर तैयार नहीं कर पा रहे तो फिर आपको मनरेगा को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ नहीं है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट कैसी हो गई, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड है। जबकि पहली वाली जो हमने पढ़ी थी पॉजिटिव, वो किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। किसके बारे में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। तो कहते हैं दीज आर मेरली ओपिनियंस, दीज आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। मतलब अगर किसी इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोल भी दिया तो जरूरी नहीं है कि 100% ट्रू है। ठीक है, दीज आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। चलो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि इसमें क्या है, ओपिनियन इन्वॉल्व है, वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें अभी हमने समझा था, तीन चार हमने अपनी स्टेटमेंट को क्या करा था, समझा था। तो इसने बोला कि ये क्या है, वैल्यू जजमेंट है। दिस स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। कहता है इस तरीके की जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये क्या करती है, कंट्रोवर्सी को क्रिएट करती है। किस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, जैसे इन्होंने बोला कि हमें जो टैक्स पेयर का पैसा है ना वो फाइनेंशियल एड के रूप में नहीं देना चाहिए। अब ये कुछ लोगों को सही भी लगेगा और कुछ लोगों को ये गलत भी लगेगा। ठीक है, कुछ को क्या लगेगा ये सही, जबकि कुछ को क्या लग रहा है गलत। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, डिबेट्स क्रिएट होंगे, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी। तो दीज स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। इन्होंने क्या बोला, ये जो स्टेटमेंट है या ओपिनियन है ये क्या है, ट्रुथ के लिए वेरीफाइबल नहीं है। अगर इन्होंने बोला कि ऐसा करना चाहिए तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये 100% ट्रू हो जाएगा। ठीक है, वी कैन नॉट वेरीफाई दिस। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ought to be as a solution to economic problem। तो इसने बोला ये क्या करते हैं, क्या होना चाहिए के बारे में बात करते हैं। व्हाट ought to be is what is ओपिनियन। तो किसके बारे में बात कर रहा है, ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हमें इसमें एक पढ़ना है क्या, क्वेश्चन। अभी हमने क्वेश्चन का मतलब पढ़ा था कि क्या होता है, इसका मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, क्या इसके क्वेश्चन है इसको समझते हैं। कहता है व्हाट ऑट टू बी इज जस्ट एन ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या होना चाहिए ये क्या है, सिर्फ एक ओपिनियन है। और ओपिनियन क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, इट नीड नॉट नेसेसरली प्रूव टू बी द बेस्ट सोल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहते हैं जरूरी नहीं है कि अगर किसी इकोनॉमिस्ट ने या फिर किसी ह्यूमन बीइंग ने किसी भी एक ओपिनियन को क्या करा है, दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% ट्रू होगी, नहीं। इट नीड नॉट नेसेसरली प्रूव टू बी बेस्ट सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एग्जांपल के लिए कहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिस्ट डिसाइडेड टू गिव पब्लिक सेक्टर अ प्रायोरिटी ओवर द प्राइवेट सेक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इन्होंने एक एग्जांपल में क्या बताया, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इकोनॉमिस्ट जो थे हमारी बेसिकली नेशन के, उन्होंने ये डिसाइड करा कि हमें भारत जैसी कंट्री में, जो कि क्या है लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली हमारे जो पब्लिक सेक्टर है इनको ज्यादा क्या है, प्रेफरेंस देने की जरूरत है। और पब्लिक जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है इनको क्या है, थोड़ी कम प्रेफरेंस देने की जरूरत है। ये क्या था इनका ओपिनियन था। लेकिन इवेंचुअली दिस पॉलिसी हैड टू बी अबंडेंट, और इस पॉलिसी का बाद में क्या करा गया, खंडन कर दिया गया। किस तरीके से खंडन किया गया, क्योंकि जब इन्होंने पब्लिक सेक्टर को क्या करा, प्रेफरेंस दी, तो इन्होंने क्या इसमें ऑब्जर्व करा कि यार हमारे जो राजकोषीय, हमारा मतलब राजकोष,
हमारा जो यह है, हमारा जितना भी सरकारी पैसा है ये क्या है, बेसिकली कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इवेंचुअली हुआ क्या कि हम लॉस वाली सिचुएशन में आ गए। ठीक है, तो एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हियर इज पॉलिसी was evolved in 1991 and it has decided to place greater reliance on private sector rather than the public sector। फिर इन्होंने क्या करा 1991 में, बेसिकली ये क्या लेके आए, हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन सी पॉलिसी थी, ग्लोबलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जिसके बारे में हमें आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहते हैं इट वाज डिसाइडेड टू प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन प्राइवेट सेक्टर रेदर देन पब्लिक सेक्टर। अब इस पूरे क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ये कहता है व्हाट ऑट टू बी, ये क्या है, बस एक ओपिनियन है, और ओपिनियन के ऊपर हम कभी भी 100% रिलाई नहीं कर सकते। उसको मानना या नहीं मानना ये हमारे रेशनल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक पर्सन ने ओपिनियन दी तो वो हमेशा करेक्ट ही होगी। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिसाइड करा कि यार हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर है ना, उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। बट बाद में उन्होंने देखा कि यार इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो सरकारी खजाना है वो तो खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, क्या है, सरकारी खजाना खत्म होता चला गया और हम क्या है एक ह्यूज लॉस में आ गए, जिसकी वजह से हमें क्या है विदेशों से लोन लेना पड़ा, उसके बाद उसमें ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है कम होता चला गया। तो इन्होंने, इनको समझ में आ गया कि ये इनका जो डिसीजन था वो क्या था, गलत था, मतलब इनकी जो ओपिनियन थी वो क्या थी, गलत थी। तो फिर इन्होंने क्या करा 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए। क्या लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली आपका क्या क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि हमारी कुछ सेक्टर क्या है प्राइवेट सेक्टर में जाने चाहिए और कुछ सेक्टर क्या है हमारे पब्लिक सेक्टर में जाने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन है किसका, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। अभी हमें समझना है कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। क्या समझना है हमें, व्हाट इज एन इकोनॉमी, एक्चुअली में इकोनॉमी होती क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब हमें पढ़ना है कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाई दे रहा हो कुछ लोग हैं जो आपस में क्या है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। एन इकोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ऑफ इंटर रिलेटेड, कहते हैं प्रोडक्शन, consumption, exchange activity that ultimately determines how resources are allocated among all the participants। अच्छा, यहाँ पे sometime include करा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी। कहते हैं इकोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस चीज का, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का। और उन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या क्या आती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे अलग अलग पार्टिसिपेंट के बीच में। मतलब एक तरीके से जैसे मान के हम ऐसे चलते हैं कि एक प्रोड्यूसर है जो कि क्या कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, फिर एक प्रोड्यूसर है जो क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं। फिर एक कंज्यूमर है जो क्या कर रहे हैं, इसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है। तो ये सारे के सारे आपस में क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हैं, और इसी को क्या बोला गया, इकोनॉमी बोला गया। अगेन समझते हैं, इकोनॉमी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस चीज का, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का। अब इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है, कंजम्पशन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि हम अपने जो रिसोर्सेज है इसको किस तरीके से एलोकेट करें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट के बीच में, जिससे कि हमारा क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई हो जाए या मैक्सिमम हो जाए। द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन एन इकोनॉमी। अच्छा, क्यों प्रोडक्शन, क्यों कंजम्पशन और क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है, जिससे कि हमारे क्या है, सेटिस्फेक्शन को क्या करा जाए, हाई करा जाए। अगर मान लो कि सपोज करो हम ब्रेड को क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, पूरी हो पाए। एन इकोनॉमी में रिप्रेजेंट अ नेशन, अ रीजन, अ सिंगल इंडस्ट्री और इवन अ फैमिली। कहते हैं इकोनॉमी का मतलब एक राष्ट्र से भी हो सकता है, एक रीजन से भी हो सकता है, एक सिंगल इंडस्ट्री से भी हो सकता है, और इवन एक फैमिली को भी हम क्या है, इकोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हमें क्या समझना है, एक सिंपल इकोनॉमी के बारे में समझना है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि क्या हमारी सिंपल इकोनॉमी होती है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, ओपन एंडेड इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज एंडेड क्या होती है, इन सबको समझेंगे। बट पहला हमारा टॉपिक क्या है, सिंपल इकोनॉमी। तो इसको समझते हैं, कहते हैं एन इंडिविजुअल himself is not capable of producing all the goods and services
which he needs for the satisfaction of wants. He depends upon other. कहते हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो कितना, उसके पास कितने भी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो, कहते हैं फिर भी अपने लिए सारे गुड सारे सर्विस खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कि सपोज करो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो कहते हैं बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि उसको टैक्स के रूप में, रॉयल्टी के रूप में, फाइन्स के रूप में, पेनाल्टी के रूप में बहुत सारी इनकम हो रही। क्या फिर गवर्नमेंट किसी और से परचेज नहीं करती सामान? गवर्नमेंट भी तो किसी ना किसी से परचेज करती है ना। इसका मतलब जब गवर्नमेंट भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, इसका मतलब एक नॉर्मल रेशियल पर्सन तो ऑब्वियस सी बात है कि डिपेंडेंट हो गई होगा, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि उसको जरूरत होती है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए वो क्या करता है, डिपेंड हो जाता है किसी दूसरे के ऊपर। जैसे मान लो कहते हैं इफ यू आर अ टीचर, स्टूडेंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं किस चीज का, एजुकेशन को लेके, ठीक है। अगर कोई क्या है, पर्सन क्या है, टीचर है, तो स्टूडेंट्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है किस चीज को लेके, एजुकेशन को लेके। यू ऑन द अदर हैंड डिपेंडेंट अपॉन अ बेकर फॉर द ब्रेड, जबकि कहते हैं एक दूसरा पर्सन क्या है, किसी ब्रेड मेकर के ऊपर डिपेंडेंट है ब्रेड के लिए। अ टेलर फॉर स्टिचिंग, एक टेलर स्टिचिंग के लिए। अ मेड सर्वेंट डोमेस्टिक हेल्प के लिए। इसी तरीके से हम सारे के सारे क्या है, एक चेन से क्या है बंधे हुए हैं सारे के सारे। मतलब अगर सपोज करो कि मेरा काम क्या है, ब्रेड बनाने का है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो मेरे को और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अब मेरे को किसी और चीज के लिए क्या है, किसी दूसरे के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, सारे के सारे एक चेन में काम कर रहे हैं। कहते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसने क्या बोला, जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि फूड वाला क्लॉथिंग के ऊपर डिपेंड है, क्लॉथिंग वाला शू मेकर के ऊपर डिपेंडेंट है, शू मेकर वाला हाउस कीपिंग वाले के ऊपर क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, इस तरीके से। तो हम क्या है, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। कहते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू द एक्सचेंज। कहते हैं म्यूचुअल इंटर डिपेंडेंस किस चीज को लीड करती है, एक्सचेंज को। अब यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास मनी का और गुड्स का ट्रांसफर होना। अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज आर द कोर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसने बोला इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हर एक इंसान एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, और साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी भी होता है। A simple economy is the one in which the degree of interdependence and exchange is of moderate degree. इसने बोला सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, कहता है सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है ना वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब है कि बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, बट है। A simple economy is the one on which the degree of I'm sorry here, ठीक है। A simple economy contrast with a complex economy. कहता है अनलाइक इन अ सिंपल इकोनॉमी द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। कहते हैं अगर हम इसके विपरीत देखें कैसी इकोनॉमी में, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में, तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है। कैसी है, बहुत ज्यादा है। वहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट अ सिंपल इकोनॉमी। अभी हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पेपर से क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं हमेशा इस टॉपिक से। तो टाइप ऑफ इकोनॉमी समझते हैं कि क्या होता है। कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या कहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, इन्हीं को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले जाता है। इकोनॉमिक मीन्स कहते हैं समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, व्हाट, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। तो इसने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी होती है, प्रोडक्शन होती है, कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, एंड एक्सचेंज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। क्या इसने बोला कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। बट द डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरी अक्रॉस डिफरेंट नेशन। लेकिन इसने बोला जो कंट्रोल है वो क्या करता है, वेरी करता है। कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, कुछ कुछ ऐसी हैं जो बहुत कम इंटरफेयर करती है। अब हमें समझना है कि कौन सी कम करती है, कौन सी ज्यादा करती है। कहते हैं इन चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। इसका मतलब इनकी गवर्नमेंट की क्या है, बेसिकली इनकी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिजनेसेस में। कौन कौन सी में, चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है कि किस तरीके से काम करें, क्या काम करें, क्या तुम्हारी प्राइसिंग पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब। इसने बोला कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। तो इसने बोला कि इस तरीके की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, इनको कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं। कौन सी इकोनॉमी, कंट्रोल, जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी उनको क्या बोला जाता है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोले जाते हैं। ये सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिनको कौन प्लान कर रहा है, सेंटर क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। एग्जाम्पल में कौन कौन सी है, चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है।
सेकंड समझते हैं कि सेकंड कौन सी टाइप होती है, देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल। ठीक है, नोशनल का मतलब होता है बहुत कम है, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, खुद से डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से उनको अपने प्राइसेस को रखना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से उनको क्या करना चाहिए, अपनी लैंड लेबर से रिलेटेड डिसीजन लेने चाहिए, इस तरीके से। दीज आर कॉल्ड फ्री इकोनॉमीज, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है नहीं, ये बिल्कुल नाम मात्र की है। ठीक है, तो इस तरीके की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, फ्री इकोनॉमीज बोलते हैं। और मार्केट इकोनॉमी कहते हैं इकोनॉमी ऑफ यूएसए एंड यूके आर एग्जांपल्स। ठीक है, यूएसए या यूके की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वहां की इकोनॉमी कैसी है, फ्री इकोनॉमी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि यूएसए से बहुत बड़े बड़े ब्रांड उठ के आते हैं, जिनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। यूजुअली यहाँ के जो मेकर होते हैं वो किस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, यहाँ के जो मेकर होते हैं ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। किसके ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर। कि किसी भी तरीके से अगर हम एक बार अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट कर ले तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक प्रीमियम प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड कहाँ से आते हैं हमारे, या तो यूएसए से आते हैं या फिर यूके से उठ के आते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपनी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। तो थर्ड, देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट। डिग्री ऑफ कंट्रोल मॉडरेट का मतलब मिला जुला सा है। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना तो बहुत ज्यादा लो है। दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इनको कैसी इकोनॉमी बोला जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, जहां पर कुछ इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की है और कुछ नहीं भी है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल। इंडिया क्या है, उसका एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को टाइप ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गई होगी कि कितनी तरीके की होती है। तो हमारी टाइप ऑफ इकोनॉमी है 3 तरीके की। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरी कौन सी होती है हमारी, फ्री इकोनॉमी। दूसरी कौन सी होती है, फ्री इकोनॉमी। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, 3 तरीके की इकोनॉमी थी, तीनों की तीनों हमने समझी वन बाय वन। इनके एग्जांपल समझे कि कौन सी इकोनॉमी कौन सी कंट्री किस तरीके की इकोनॉमी में फॉल करती है। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अच्छा, आपको इनके ना सिनोनिम्स भी याद होने चाहिए कि इनको कंट्रोल के अलावा सेंट्रली भी बोला जाता है, फ्री के अलावा मार्केट भी बोला जाता है, इस तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी के बारे में। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। जहां पे आपके ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, क्या प्राइस रख रहे हो, किस तरीके के प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, बात पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी होती है उनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है। और वेरी प्रैक्टिकली इस तरीके की इकोनॉमी में थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप क्योंकि डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो। दूसरी बात करता है फ्री इकोनॉमी की। कहता है दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। कहता है ये इस तरीके की इकोनॉमीज होती है जहां पे आपकी जो एक्टिविटीज होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा करी जाती है। अच्छा, मार्केट फोर्सेस क्या होती है, इनको समझते हैं। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे प्राइस डिसाइड करती है। इसको ना एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ही करते हैं। सपोज करो आप एक शॉप पे एक शर्ट परचेज करने जाते हैं। क्या है, एक शॉप पे शर्ट परचेज करने जाते हैं। आपने शॉपकीपर से प्राइस पूछा तो उन्होंने उसका प्राइस बताया 1500 रुपीज। बट आपको उस शर्ट के लिए सिर्फ पे करने हैं 1000 रुपए। कितने, 1000 रुपए। तो आपने उनसे क्या बोला कि भैया इस शर्ट को मेरे को कितने में दे दो, 1000 रुपए में। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कितना बोला, 1500। फिर उसके बाद आप लोगों के बीच में क्या होगा, नेगोशिएशन होगा। और नेगोशिएशन होने के बाद फाइनली ये जो प्राइस है ये कितना हुआ, 1200 पे आके सेट हो गया। कितने पे सेट हो गया, 1200 पे आके सेट हो गया। तो ये क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई की क्या थी, मार्केट फोर्सेस थी। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस से यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिसाइड करा जाता है। यहाँ पे ना तो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर रही है ना कस्टमर प्राइस डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, मार्केट फोर्सेस क्या है, प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो ये ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। These are the economy where the economic activity are governed by the free play of market forces but are regulated by the government। कहते हैं ये किस तरीके की इकोनॉमी है, किस तरीके की इकोनॉमी। कहते हैं जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो है, मतलब रेगुलेशन तो गवर्नमेंट का ही है, लेकिन प्राइसेस कैसे डिसाइड हो रहे हैं। कहते हैं प्राइसेस आपके फ्री प्ले से ही हो रहे, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से। इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि प्राइस मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड करे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है।
इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा इकोनॉमिक डिसीजन और नेक्स्ट वाला क्या, अच्छा ये कौन सी थी हमारी सेंट्रली प्लान्ड है, ये क्या हमारी फ्री इकोनॉमी है, और ये वाली हमारी क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका डिफरेंस समझते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजन ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सेल्फ सोशल वेलफेयर। कहते हैं वो कंट्रीज जो इस तरीके की इकोनॉमीज को क्या करती है फॉलो करती है, इनका जो मेन मोटो होता है वो क्या होता है सोशल वेलफेयर। ये क्या चाहते हैं सोशल वेलफेयर, तभी तो बहुत ज्यादा प्राइसेस को बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, दूसरा कहता है इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहते हैं इस केस में जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा ड्रिवन होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट को मैक्सिमम करना ही इनका क्या होता है बेनिफिट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसमें इसने क्या बोला जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो ड्राइव करे जाते हैं किसके द्वारा बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसको तो याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इन दोनों का क्या है ये बार बार कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, पहले वाले में सोशल वेलफेयर है, दूसरे वाले में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तीसरे वाले में सोशल वेलफेयर है, सॉरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि कंज्यूमर इज नॉट सोवेरियन। इसका मतलब क्या होता है जो आपकी पास ना बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर इज नॉट सोवेरियन, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर के पास क्या है सोवेरिनिटी है नहीं। दूसरे में कहता है कि कंज्यूमर क्या है सोवेरियन है, यहाँ पे द कंज्यूमर बायस गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। जिस तरीके का गुड उसको पसंद है वो उस तरीके के गुड्स को क्या करता है प्रिफर करता है। ठीक है, थर्ड वाले में कहते हैं कंज्यूमर इज सोवेरियन, हालांकि कहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर एज वेल। इसका मतलब यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं कि कंज्यूमर के पास कोई किसी भी तरीके क्या है सोवेरिनिटी नहीं है। उस प्रोड्यूसर क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा ये क्या है सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सेकंड वाले में कंज्यूमर खुद से अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है मॉडिफाई करवा सकता है चेंज करवा सकता है। एंड थर्ड वाले में कहता है कि यहाँ पे कुछ पोर्शन क्या है कंज्यूमर क्या है सोवेरियन है एंड कुछ केस में क्या है वो नॉन सोवेरियन भी है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट डिफरेंस को पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे क्या है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डोमिनेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो प्लेयर है वो कैसी होती है प्राइवेट कंपनीज होती है। क्या होती है प्राइवेट कंपनीज होती है, जिनका जो मेन फोकस होता है किस चीज के ऊपर होता है ब्रांडिंग के ऊपर होता है। ये अपने ब्रांड को हमेशा क्या करती है अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे ये कस्टमर से प्रीमियम प्राइस को चार्ज कर सके। फिर कहता है बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों क्या करते हैं डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कहता है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें इसने क्या बोला ये कौन सी वाली है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कहते हैं इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आपको किस प्राइस पे उस गुड्स को सेल करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने क्या करा है यहाँ पे अगर हमें एक सॉल्ट का पैकेट परचेज करना है, अगर गवर्नमेंट ने बोला ये 20 रुपीज का है तो आप 20 रुपीज का ही इसे मतलब बेच सकते हो, इससे ज्यादा का आप इसे नहीं सेल कर सकते हो। सेकंड में कहते हैं मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल, द मार्केट डिसाइड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। आप अपने हिसाब से मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है ये क्या करते हैं अपने हिसाब से अपने ब्रांड को क्या करते हैं मार्केट में सेल करते हैं। मतलब प्राइसेस क्या होते हैं इनके बहुत प्रीमियम प्राइसेस होते हैं, बहुत अच्छे खासे ये क्या करते हैं प्राइस चार्ज करते हैं किस चीज के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे बड़े बड़े जितने भी हमारे ब्रांड्स है तो ये क्या करते हैं जैसे एक जींस का भी प्राइस है अगर आप उसको लोकली 1000 रुपए का खरीदोगे तो इनकी जो जींस का प्राइस होता है वो 8000 10,000 होता है। ये क्यों होता है क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइस को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके। लास्ट वन इज रिसोर्सेज आर कंट्रोल बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। कहते हैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। ठीक है ना, प्राइसेस आर डिटरमाइन द मार्केट। कहते हैं प्राइसेस जो है वो मार्केट के द्वारा ही डिसाइड करे जाते हैं बट द गवर्नमेंट क्या करती है रेगुलेट करती है प्राइस, लेकिन सिर्फ असेंशियल गुड्स के लिए। असेंशियल गुड्स मतलब इस तरीके से समझ के चलते हैं जैसे मान लो कि आपको अगर एक जींस परचेज करनी है तो क्या जींस आपके लिए एक असेंशियल गुड है नहीं, तो ये किसके द्वारा डिसाइड करेंगे ये डिसाइड होगा कंज्यूमर के द्वारा और प्रोड्यूसर के द्वारा। कंज्यूमर क्या करेगा डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा सप्लाई करेगा, सप्लाई करेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई आपस में जहां पे आके मिल जाएंगी वहीं पे क्या करेगा आपका प्राइस सेट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे नॉन एसेंशियल गुड्स के लिए। लेकिन असेंशियल गुड्स के केस में जैसे मान लो कि हमारा सॉल्ट हो गया या इसके अलावा हमारा मेडिसिन हो गया, इस केस में गवर्नमेंट की क्या है इंटरफेरेंस रहते हैं, वो क्या करते हैं प्राइस आपका डिसाइड कर देते हैं कि आप इसमें क्या है इतना ही चार्ज कर सकते हो या इसमें आप इतना ही चार्ज कर सकते हो। तो इनके क्या होता है प्राइसेस क्या होते हैं प्री डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया
इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि पूरा चैप्टर क्या था, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना था या क्या क्या पढ़ा करके। लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि प्राइम डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी या फिर जैसे मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हमारे चाइना, साउथ कोरिया एंड रशिया एग्जांपल थे। फ्री इकोनॉमी के हमारे जो एग्जांपल है वो यूएसए एंड यूके थे। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कैसी है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे दोनों ही तरीके की इकोनॉमी क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।